Hey everyone, welcome to today's masterclass. ज्योग्राफी का एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है आज हमारे पास, इंसुलेशन एंड टेम्परेचर। आई नो क्लाइमेटोलॉजी थोड़ी सी ट्रिकी लग सकती है शुरू में, बट ट्रस्ट मी, आज हम इस पूरे चैप्टर को एक ही सेशन में मास्टर करने वाले हैं। हम सिर्फ डेफिनेशंस नहीं रटेंगे, हम उसके पीछे का एग्जैक्ट लॉजिक समझेंगे। रेडी? लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। लेकिन शुरू करने से पहले एक बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरे पास आप सबके लिए। सोचो जरा इस बारे में, माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ों की चोटी पर इतनी बर्फ क्यों होती है? लॉजिकली देखा जाए तो अ माउंटेन पीक इज फिजिकली क्लोजर टू द सन देन द बीच डाउन बिलो, राइट? तो उसको तो एक्चुअली और ज्यादा गर्म होना चाहिए। वाई आर माउंटेन पीक्स फ्रीजिंग कोल्ड? ये एक ऐसा क्रेजी मिस्ट्री है जिसका आंसर हम आज के इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि द आंसर विल डेफिनेटली सरप्राइज यू। ओके, सो जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ इंसुलेशन से, फिर हम देखेंगे हीटिंग द एटमॉस्फेयर, उसके बाद डिफरेंशियल हीटिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इन्वर्जन और लास्ट में एक क्विक चैप्टर रिविजन। सब कुछ डिटेल में कवर होगा, सो जस्ट इट बैक एंड फॉलो अलोंग। Alright, let's start with section 1, the absolute basics of insulation. सो ये वर्ड है इंसोलेशन। अजीब सा लग रहा है? इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल ट्रिक है। लेट्स ब्रेक द वर्ड डाउन। इन से इनकमिंग, सोल से सोलर और एटेशन से रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो धूप या एनर्जी सन से निकलकर अपनी अर्थ पर आती है और हमारी अर्थ उसको इंटरसेप्ट करती है, उसे हम इसेंशली इंसोलेशन कहते हैं। और आपको इसकी स्पीड पता है? ये एनर्जी रेज के फॉर्म में ट्रैवल करती है एट अ माइंड बॉगलिंग स्पीड ऑफ 30,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। मतलब इतनी दूर से अर्थ तक आने में इसको बैरली 8 मिनट्स लगते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, सन से आने वाली धूप इज योर इंसुलेशन। अब यहाँ पर ना एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। ये एक मेजर एग्जाम ट्रैप है। देखो, सन बहुत ही ज्यादा गर्म है, राइट? तो उसकी रेडिएशन शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये हमारा इंसुलेशन हो गया। लेकिन जब अर्थ इस धूप को अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वापस स्पेस में उस हीट को रेडिएट करती है, तो वो लॉन्ग वेव्स बन जाती हैं। अर्थ की इस रिलीज्ड हीट को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। तो रूल एकदम सेट कर लो दिमाग में, सन मीन्स शॉर्ट वेव्स, अर्थ मीन्स लॉन्ग वेव्स। पक्का याद रखना। Moving right along to section 2, heating of the atmosphere. This is where it gets interesting. ह्यूमन नॉर्मली क्या लगता है कि हमारा एटमॉस्फेयर डायरेक्ट सन की धूप से ऊपर से नीचे गर्म होता होगा, टॉप टू बॉटम। बट एक्चुअली नो, द ट्रूथ इज हमारा एटमॉस्फेयर इज नॉट डायरेक्टली हीटेड फ्रॉम द सन अबव। हवा मेनली गर्म होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, जो हमारी अर्थ रिलीज करती है। यानी कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम बिलो। सन पहले लिटरली अर्थ के सरफेस को तवा की तरह गर्म करता है और फिर वो अर्थ का सरफेस अपने ठीक ऊपर की हवा को गर्म करता है। अमेजिंग प्रोसेस है ना? तो हवा को नीचे से हीट करने के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। इट्स एग्जैक्टली लाइक हीटिंग अ पॉट ऑफ वाटर इन योर किचन। सबसे पहला स्टेप है कंडक्शन। जब हवा डायरेक्टली जमीन के फिजिकल कांटेक्ट में आती है तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर होता है। दूसरा है कन्वेक्शन। अब जो हवा गर्म हो गई वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी भारी हवा नीचे आती है। एक पूरा वर्टिकल साइकिल बन जाता है। और तीसरा स्टेप है रेडिएशन, जहां अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्ग वेव्स डायरेक्टली हवा को हीट करती हैं बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के। Let's jump to section 3, differential heating of land and water. जमीन और पानी दोनों ना बिल्कुल अलग तरीके से हीट होते हैं। जमीन यानी लैंड सरफेस बहुत रैपिडली और इंटेंसली हीट होता है। मतलब धूप निकली तो फटाफट गर्म और रात आई तो फटाफट ठंडा। लेकिन पानी का नेचर बिल्कुल अलग है। वो बहुत आराम से धीरे धीरे गर्म होता है और उतनी ही स्लोली अपनी हीट लूज करता है। इसीलिए जमीन पर इनलैंड एरियाज में टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट बहुत एक्सट्रीम होता है, जबकि समंदर के आसपास टेम्परेचर एकदम मॉडरेट रहता है। यही डिफरेंशियल हीटिंग एग्जैक्ट रीजन है कि अलग अलग सिटीज का मौसम बिल्कुल अलग होता है। सोचो, मुंबई जैसे कोस्टल एरियाज का क्लाइमेट इक्वेबल क्यों होता है? ना बहुत ज्यादा गर्मी, ना बहुत ज्यादा सर्दी। ये इसलिए क्योंकि सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस काम कर रहा है वहां। पर अगर आप इनलैंड एरियाज में जाओ, जैसे नागपुर या दिल्ली, जो समंदर से बहुत दूर हैं, वहां एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मिलता है। गर्मियों में बिल्कुल टपेश और सर्दियों में कड़ाके की जमाने वाली ठंड। Okay, section 4 is a big one. Factors affecting the distribution of temperature. सबसे पहला फैक्टर है हमारा लैटिट्यूड।
देखो, इक्वेटर के पास सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं। ये कम एरिया कवर करती हैं और इनको एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इसकी वजह से वहाँ हीट बहुत इंटेंस होती है। बट जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे, रेज स्लॉन्टेड यानी तिरछी हो जाती हैं। ये स्लॉन्टेड रेज बहुत बड़े एरिया में फैल जाती हैं और एटमॉस्फेयर में लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। रिजल्ट, वो अपनी हीट लूज कर देती हैं। दैट इज एग्जैक्टली वाई द इक्वेटर इज बॉइलिंग हॉट एंड द पोल्स आर फ्रीजिंग कोल्ड। नाउ हियर इज अ मैजिक नंबर जो आपको एग्जाम के लिए रट लेना है। 1 डिग्री सेल्सियस पर 166 मीटर्स। इसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। और पता है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमारी इंट्रो वाली माउंटेन मिस्ट्री को सॉल्व करता है। नॉर्मल लैप्स रेट का सीधा सा रूल ये है कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे, फॉर एवरी 166 मीटर्स टेम्परेचर 1 डिग्री ड्रॉप हो जाएगा। याद है, हमने डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर नीचे जमीन से गर्म होता है, तो जमीन से जितना दूर ऊपर जाओगे उतना ही ठंडा होता जाएगा ना। एग्जाम्पल देखो इसका। अगर सी लेवल पर टेम्परेचर मान लो 80 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है, पर जैसे ही हम पहाड़ पर 7,500 फीट ऊपर पहुंचते हैं, इट ड्रॉप्स ऑल द वे डाउन टू 60 डिग्रीज। हवा जब ऊपर के एटमॉस्फेयर में जाती है तो वो रेरिफाइड यानी पतली हो जाती है और वो हीट को रिटेन ही नहीं कर पाती। यही रीजन है कि हिल स्टेशंस गर्मियों में भी एकदम चिल रहते हैं और एवरेस्ट की पीक फिजिकली सन के कंपैरेटिवली पास होकर भी माइनस टेम्परेचर्स में होती है। मिस्ट्री सॉल्व्ड। एक और बड़ा मजेदार फैक्टर है ओशन करंट्स। समुद्र के अंदर ना लिटरली नदियां चलती हैं जिन्हें हम ओशन करंट्स कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम जैसे वार्म करंट्स अपने आसपास के कोस्टल एरियाज को, वहां की हवा को वार्म कर देते हैं। वहीं लैब्राडोर जैसे कोल्ड करंट्स टेम्परेचर को एकदम गिरा देते हैं। वेस्टर्न यूरोप का क्लाइमेट इतना हैबिटेबल होने का सबसे बड़ा रीजन यही ओशन करंट्स हैं, जो कंटिन्यूअसली क्लाइमेट मॉडिफाई कर रहे हैं। इनके अलावा कुछ और लोकल मॉडिफायर्स भी होते हैं, जैसे कि विंड्स। हवा अगर डायरेक्टली समुंदर से जमीन की तरफ आ रही है, जिसको हम ऑन शोर कहते हैं, तो वो अपने साथ ठंडक और मॉइस्चर लाएगी। अगर उल्टा है, ऑफ शोर विंड है, तो वो ड्राई होगी। और लोकल विंड्स का तो आपको प्रैक्टिकली पता ही होगा। नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में लू चलती है, राइट, एकदम बर्निंग हॉट एयर। या फ्रांस में मिस्ट्रल चलती है, जो अचानक से ठंड बढ़ा देती है। ये सब लोकली नेचर की हीटर्स और एयर कंडीशनर्स हैं। Section 5 पर आते हैं Temperature Inversion and Slope. Here is where the standard rules actually get broken. सो टेम्परेचर इन्वर्जन एक ऐसी वियर्ड और स्पेशल कंडीशन है जहां एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटने के बजाय एक्चुअली इंक्रीज होता है। हाँ, ऊपर जाओगे तो गर्मी बढ़ेगी, सर्दी नहीं। ये नॉर्मल लैप्स रेट का बिल्कुल डायरेक्ट उल्टा है। ये कंडीशन आमतौर पर बिल्कुल क्लियर विंटर नाइट्स पर, खासकर वैलीज में देखी जाती है। पर आखिर ऐसा मैजिक होता क्यों है? समझो इसको। रात के वक्त माउंटेन के स्लोप्स बहुत जल्दी अपनी हीट लूज करके ठंडे हो जाते हैं। उनके टच में जो हवा होती है वो भी एकदम ठंडी और भारी, हैवी हो जाती है। फिर ना ग्रेविटी अपना काम करती है। ये कोल्ड हैवी हवा स्लिप होकर वैली के बॉटम में कलेक्ट हो जाती है, और जो वैली के बॉटम में ऑलरेडी थोड़ी गर्म हवा थी वो हल्की होने की वजह से ऊपर पुश हो जाती है। तो अब वैली के बॉटम में फ्रीजिंग ठंड है और थोड़ा ऊपर पहाड़ी पर हवा कंपैरेटिवली वार्म है। कोल्ड एयर एट द बॉटम, वार्म एयर अबव। इसी को लिटरली इन्वर्जन कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि लैंड का स्लोप भी टेम्परेचर डिसाइड करता है। नदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप ध्यान दो तो माउंटेन्स के जो स्लोप साउथ की तरफ फेस करते हैं उन्हें सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट मिलती है, इसीलिए उन पर क्रॉप्स इतनी अच्छी होती हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स वहीं मिलती हैं, फॉरेस्ट डेंस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नॉर्थ फेसिंग स्लोप होता है वो बेचारा शैडो में ही रह जाता है, कोल्ड और ड्राई। एक ही पहाड़ पर आपको दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया मिल जाती हैं। And finally, Section 6. Time for a quick chapter revision to lock all this in. जल्दी से सारे कॉन्सेप्ट्स को एक फाइनल रिकैप देते हैं ताकि एग्जाम तक सब याद रहे। हमने क्या क्या देखा आज? पहला, लैटिट्यूड, इक्वेटर पर डायरेक्ट धूप से ज्यादा गर्मी, पोल्स पर स्लांट रेज से सर्दी। दूसरा, एल्टीट्यूड, जहां ऊपर जाने पर नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से ठंड बढ़ती है। तीसरा, डिस्टेंस फ्रॉम सी, पास में हो तो मॉडरेट, दूर हो तो एक्सट्रीम वेदर। चौथा, ओशन करंट्स, वार्म और कोल्ड करंट्स जो कोस्टल क्लाइमेट चेंज करते हैं। और पांचवा, स्लोप्स, जहां सन फेसिंग स्लोप्स हमेशा वार्मर होते हैं। ये 5 पिलर्स हैं जो हमारी अर्थ का पूरा क्लाइमेट चलाते हैं। पूरा चैप्टर आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए अब। तो आज का ये एक्सप्लेनर सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स तक सीमित नहीं है। मैं आपको एक रियल वर्ल्ड थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमने स्टार्ट में समझा था कि हमारा एटमॉस्फेयर जमीन से हीट होता है, राइट फ्रॉम बिलो।
तो जरा सोचो, अगर हम सारे फॉरेस्ट काट दें और हर जगह कंक्रीट के सिटीज बना दें जो हीट एब्जॉर्ब करके ट्रैप कर लेते हैं, तो इसका हमारे आसपास की हवा पर ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाउ वाइल्डली विल चेंजिंग लैंडस्केप्स इम्पैक्ट आवर फ्यूचर क्लाइमेट? सोचना इस बारे में। आज के इस मास्टर क्लास में बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।